नमस्कार। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। हमारी स्पिरिचुअल डॉक्टर्स पे मुहिम है स्पिरिचुअलिटी एंड होलिस्टिक हेल्थ के बारे में अधिक से अधिक वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट्स के विजडम को मास लेवल तक लेकर जाना, और ये हमारा प्रयास सफल होता जा रहा है। विद डिवाइन ग्रेस हमें एक्सपर्ट मिलते जा रहे हैं, और आज मेडिटेशन मेडिटेशन का इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी पर, हेल्थ पर प्रभाव तो पड़ता है। अब जब हम उसके माइन्यूट डिटेल्स में जाएं तो एमबीबीएस के करिकुलम में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में 1 साल हम बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और हमारे साथ आज एनाटॉमी के प्रोफेसर जुड़ेंगे जो मेडिटेशन का इफेक्ट ब्रेन स्ट्रक्चर पे क्या होता है वो बताएंगे। कैसा लग रहा है डॉक्टर संदीप आपको? मेरे को डॉक्टर रंजन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा पुराना हूँ तो हमारे समय में एनाटॉमी जो थी वो 1.5 साल पढ़ाई जाती थी। तो उस समय मेरे तो टाइम हमें में मेरे टाइम में भी 1.5 साल की ही थी, अभी भी शायद 1.5 साल की ही होगी। राइट। तो शायद कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो ब्रेन स्ट्रक्चर हम लोग मेडिटेशन को अगर सोचते हैं तो यही सोचते हैं इससे हमारा जो हेल्थ है वो ठीक होता है, माइंड ठीक होता है, डिप्रेशन ठीक होता है, एंग्जाइटी ठीक होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम खुश रहते हैं। जो हमारा स्थूल जो शरीर है उसके ऊपर हम लोग इसको ज्यादा देख नहीं पाते हैं। हाँ, ये मानते हैं डिजीजेस ठीक होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रक्चर्स पे चेंज आता है। आपके जो जिस जिस जगह पे, जैसे कॉर्टेक्स है, वेंट्रिकल्स है, मैगडाला है, उस पे चेंजेस आते हैं। ये साइंस एकदम नई है, जो कि पिछले 50 साल में ही इसको एक्सप्लोर किया गया है, और मेनली इसके ऊपर जो हाईलाइट हुआ है कॉमन पार्लेंस में, कॉमन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो आम जनता के अंदर आ रहा है, वो मेरे ख्याल में 10-15 साल से स्टार्ट हुआ है। 15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था कि मेडिटेशन के ऊपर इतने रिसर्चेज हो रहे थे। स्वामी रामा के टाइम पे और बहुत यूएसए में या यूरोप में कुछ ऐसी रिसर्चेज हुई थी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्कोप था उनका। लेकिन इस समय तो आप देखोगे इसमें जर्नल्स भरे पड़े हैं, इसमें रिसर्चेज इतनी आ चुकी हैं, अभी तो इसके ऊपर कुछ डाउट रहा ही नहीं है दैट लाइफ के लिए मेडिटेशन जरूरी है, मेडिकेशन नहीं। और जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, वैसे हमारे लिए मेडिटेशन जरूरी है। और खास तौर पे आज की मॉडर्न भाग दौड़ की लाइफ में, जिसमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने स्ट्रेसेस हैं, उसमें तो मेडिटेशन हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसमें नहीं जाते, पहले क्या था, आपका एक शौक था, मेडिटेशन कर रहे हो आप, इंजॉयमेंट कर रहे हो आप, कभी कभार कर रहे हो, लेकिन अभी नीड बन चुकी है। क्योंकि आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपकी मनोस्थिति के ऊपर मेडिटेशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और हम स्पिरिचुअल डॉक्टर के ऊपर जब डिस्कस करते हैं साइंटिफिकली इन चीज़ों के ऊपर, तो इसके ऊपर विश्वास और बढ़ जाता है। ऐसा लगता है ऐसे नहीं कोई बोल रहा है ये चेंजेस हो जाते हैं, ये चेंजेस आ जाते हैं। वहाँ पे कुछ रिसर्चेस हैं जो हम आज सुनेंगे, और उसको हम लोग एंड में एक्सपीरियंस भी करेंगे। जब मैंने एनाटॉमी पढ़ी तो वहां तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बस हम कॉर्टेक्स सेरिबेलम बस पढ़ते हैं। वो याद लेकिन मत कराइए डॉक्टर उन रंजन, वो तो हम उन लोग एग्जाम के टाइम पे रट्टा मार के क्लास में हमेशा 5-10 लोग ही होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं इस सेशन में, वो हमसे इत्तेफाक रखेंगे भी। हम तो वो साल के जो एंड वाले 3 महीने होते थे, तब भी चौरसिया को खोलते थे, और तभी हम लोग याद करते थे। और जब हमारा वाइवा होता था तो पिछले बैच से पूछते, तुमसे क्या पूछा गया, कौन सी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, कौन से वाले स्पेसिमेंस पड़े हुए हैं, तो उसको पढ़ के चले जाते थे। सच ये है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, पहले शायद मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ, अभी तो डेली के 2-3 घंटे मतलब रिसर्च के ऊपर, कोई बुक्स के ऊपर पढ़ते पढ़ते हैं। तो ये चीजें जो है, ये मतलब ऐसी हैं जो हमारे रूह को जुड़ती हैं, रूह के साथ में, और हमें कंपेल करती हैं that दिस चीज, ये वाली चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और इनको हर किसी को करना चाहिए। और हमारा एंडेवर भी यही है स्पिरिचुअल डॉक्टर का, इस नॉलेज को हर एक इंसान तक पहुंचाया जाए। हर एक इंडियंस को, हर एक जो वर्ल्ड के अंदर जहां भी लोग बैठे हुए हैं, इस नॉलेज को उन तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका वो लाभ प्राप्त कर सके। तो 11:11 हमारा स्पिरिचुअल टाइम हो गया है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जुड़े हुए हैं।
I invite Dr. Sir to join Spiritual Doctors for Holistic Health today and enlighten us about the brain. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ आप लोगों ने स्टार्ट किया पिछले 15 माह से, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इसमें अगर सब डॉक्टर्स आकर के साइंटिफिकली चीजों को बताएं तो हो सकता है कि जनमानस पर उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा गहरा पड़ेगा। और आज यही चीज कमी आ रही है कि जो नहीं जानते हैं मेडिकल फील्ड को, मेडिकल साइंस को, वो एक्सप्लेन करते हैं योग के बारे में। जिनको खुद ज्ञान नहीं है वो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और इसके वजह से ही योग का जो प्रभाव है वो जनमानस पर उतना नहीं पड़ पा रहा जितना पढ़ना चाहिए। तो सही में इसमें डॉक्टर रंजन जी, डॉक्टर संदीप जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। शुक्रिया। मुझे आप लोगों ने आज बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं बहुत ही आभार हूं। तो मैं अपने, चूंकि समय की एक गरिमा होती है, इसलिए मैं अपनी चीजों को प्रारंभ करता हूं अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से स्लाइड आप लोग को दिख रहा है, कंफर्म एक बार कर देंगे रंजन जी? यस सर, बहुत बेहतर, अच्छे से ब्रेन घूमता हुआ योग करते हुए दिख रहा है। हाँ, जैसे कि मुझे आज बोला गया कि आप किस विषय में बोलना चाहेंगे, तो हालांकि विषय तो बहुत सारी चीजें योग में, लेकिन क्या है आज की तारीख में ध्यान बहुत हर लोग ध्यान करना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या ध्यान के माध्यम से किस तरह से ध्यान हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि संदीप जी ने भी बताया कि आज बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल है लिटरेचर्स पर, तो मैंने कुछ पेपर्स पर जो लिटरेचर से लिया है और उसके आधार पर अपना ये जो प्लान जो तैयार किया है। तो जो मेरा जो टॉपिक जो रहेगा मैं उसमें बताना चाहूंगा कि जो ब्रेन स्ट्रक्चर्स मेनली जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम ध्यान को हमारी जो न्यूरल सर्किट्स है उसके आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा और उसका क्या क्लिनिकली उसका सिग्निफिकेंस है। तो ये मेरे जो आज के जो व्याख्यान है उसके ये ऑब्जेक्टिव है। ऐसा देखा गया है कि जो विभिन्न रिसर्च जो आज तक से हुए हैं, जैसे संदीप जी बोल रहे थे, तो इन सारे रिसर्च पर यह देखा गया है कि जो ध्यान है हमारे ब्रेन के कुछ खास हिस्सों पर ही प्रभाव डालता है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और पैरालिम्बिक सिस्टम। तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण एरिया है हमारे ब्रेन के जहां पर जब भी आप ध्यान करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सारी विधियों का जो अल्टीमेट जो सार है वो इन 3 मुख्य स्तर जो स्ट्रक्चर्स है उसी में प्रभाव पड़ता है। तो एज द फर्स्ट इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। In the part of the prefrontal cortex is the lateral part and the medial part, mainly limbic system, hippocampus, amygdaloid body, paralimbic system, anterior cingulate cortex, posterior cingulate cortex। तो ये जो क्षेत्र है जो ध्यान की वजह से, मेडिटेशन की वजह से इस पे इफेक्ट देखा गया है। क्योंकि ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसको मैं 21 घंटे में कवर करता हूँ। 21 hours I need to cover the entire topics to the meditations। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। लिम्बिक सिस्टम और पैरालिम्बिक सिस्टम पर मैं बात कम करूंगा। आज मैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि when we start the meditation, so how the prefrontal cortex are
अफेक्टेड, तो उससे पहले जब हम उसका अफेक्ट को देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता क्या है, ताकि हम समझ पाए कि उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यदि आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन का सबसे जो अग्रभाग होता है, द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डिफरेंट सबसेक्शन होते हैं, और ये डिफरेंट जो सबसेक्शन है, इसी पर ही ध्यान का विभिन्न विभिन्न प्रभाव को देखा गया है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कौन कौन से इसके डिफरेंट सबसेक्शन होते हैं, तो आप इसमें देखें ध्यान से। ये जो एक पिक्चर दिख रहा है आपका, ये जब हम क्रेनियल कैविटी को काटते हैं और ब्रेन को बाहर निकालते हैं, तो ये जो आउटर जो एरिया दिख रहा है, इसको बोला गया है सुप्रोलेटरल सरफेस। सबसे ब्रेन का जो बाहरी हिस्सा है सुप्रोलेटरल सरफेस कहलाता है। और यदि आप ब्रेन के दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है आपस में जुड़ते हैं, जब आप उसे काट देते हैं इस तरह से और इधर इस तरफ देखते हैं मिडिल साइड में, तो ये पिक्चर दिख रहा है मिडिल सरफेस कहलाता है। देखिए मिडिल सरफेस है, और सबसे जो आखिरी का जो होता है वो इंफीरियर सरफेस, मतलब सबसे लोअर पार्ट है। तो इस तरह से पूरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। इनके तीन हिस्से मुख्य रूप से होते हैं, सुप्रोलेटरल सरफेस, मिडिल सरफेस और इंफीरियर सरफेस। अब थोड़ा सा और हम गहराई में जाना चाहेंगे कि जो सुप्रोलेटरल सरफेस होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, मिडिल सरफेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और इंफीरियर सरफेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तथा ये जो पार्ट है ध्यान करने पर कैसे ये एक्टिवेट होते हैं, उसको हम समझना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि लेटरल सरफेस की बात। लेटरल सरफेस पर ये दो बिंदु आपको दिख रही है। पीली बिंदु, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस का वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आगे वाला भाग है, और दूसरा है डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी भी ध्यान में या किसी भी लेक्चर्स को अटेंटिव होकर सुन रहे हैं, एक कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, जिसको हम लोग धारणा बोलते हैं, तो उस समय ब्रेन का ये डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया है, उस पर एक्टिविटी मिलती है। जब ब्रेन को हमने अध्ययन किया, डिफरेंट रिसर्च स्टडी के द्वारा हमने देखा कि जब ब्रेन पर हम एफएमआरआई स्टडी करते हैं, फंक्शनल एमआरआई के माध्यम से, तो जब व्यक्ति अटेंशन होता है, जब व्यक्ति धारणा की अवस्था पर रहता है, तो उस समय डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर एक्टिविटी मिलती है। सो अटेंशन के समय यह देखा गया है। अब देखिए, ये जो ब्रेन का जो मीडियल पार्ट है, इस पे आप देख रहे हैं कि मीडियल पार्ट को हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों लोगों को, कि जो कार्पस कैलोजम दिख रहा है आपको, इसके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कार्पस कैलोजम एक फाइबर्स होता है, मैं उस पर गहराई पर नहीं जाऊंगा। तो ये जो आप मिडियल सरफेस देख रहे हैं, इस पर ये वेंट्रोमीडियल पार्ट है और डार्सोमीडियल पार्ट है। मैंने बताया कि जब आप एकाग्रता की अवस्था पर रहते हैं, तो उस समय डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे एक्टिविटी मिली, और जब आप लेक्चर सुनते सुनते यदि आपको ध्यान भटक जा रहा है, मान लीजिए जिसे चंचला माइंड बोलते हैं, मंकी माइंड बोलते हैं, तो उस समय वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर एक्टिविटी मिलती है। तो ये दो तरह की एक्टिविटी के बारे में मैंने बात किया आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर। देखिए, ये जो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसकी जो कनेक्टिविटी है, एक एमेडोलाइड बॉडी नामक एक ब्रेन में स्ट्रक्चर्स होता है, जो हमारी शरीर की सभी संवेदनाओं को रेगुलेट करता है। So the amygdaloid body is the part of our brain which regulate all the emotional processing. तो ये जो सर्किट्स आपको दिख रही है, प्रीफ्रंटल amygdaloid सर्किट्स, हम यह कह सकते हैं कि जब आपका दिमाग अटेंशन में नहीं है, चंचला पे है, कहीं पे विचरण कर रहा है,
तो ये जो एक्टिविटी वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की हुई, चूंकि आपको जब ब्रेन की सर्किट को समझना है, इसमें दो बातें होती हैं। एक होती है ब्रेन की एक्टिविटी और दूसरी होती है ब्रेन की कनेक्टिविटी। यस, तो ब्रेन की एक्टिविटी है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर और उसकी कनेक्टिविटी है एमेग्डालाइड बॉडी से। तो जैसे ही आप चंचला दिमाग रहेगा आपका या कहीं विचरण करता रहेगा, कुछ आप प्रेजेंट अवस्था पे नहीं रहेंगे, तो आपकी एमेग्डालाइड बॉडी पे भी एक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब इमोशनली आप बहुत ज्यादा अनस्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज ज्यादा होंगी आपके अंदर, क्योंकि प्रीफ्रंटल एमेग्डालाइड सर्किट्स की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होने की वजह से। ये दूसरा जो भाग है इंफीरियर सरफेस, इसमें मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट है। तो ये भी ऐसा देखा गया है कि इसका भी कभी हम किसी को कुछ पुरस्कार देते हैं तो ऑर्बिटोप्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये अलग अलग समय पर कोई को हम पनिशमेंट देते तो उसकी एक्टिविटी पाई गई है, तो इसका भी एक अलग अपना इंपॉर्टेंस है, रिवार्ड जिसको बोलते हैं। तो मैंने आपको मुख्य रूप से जो ब्रेन के जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैं उसमें ये सारे आपको एरिया मैंने बताया कि डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डार्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और जो आपका ये मीडियल और लेटरल पार्ट है। तो ये जब हम समझ गए कि हमारे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, जब इसको हम समझते हैं तो उसके बाद में हम आते हैं ध्यान क्या होता है। जैसे कि हमने बेसिक समझ पाया कि ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैं इसके डिफरेंट एरियाज होते हैं, और अब एक बेसिक नॉलेज होने के बाद में अब हम समझ रहे हैं कि ध्यान जो है, ध्यान एक ऐसा टूल है जो कि 1000 ऑफ ईयर से हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए किया गया है, बहुत पहले से किया। आज का कोई बात नहीं है, वैज्ञानिक तो आज शोध कार्य कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि लोगों ने तो बहुत पहले से कह दिया है कि यदि आप ध्यान करेंगे तो आप परमात्मा को भी पा सकते हैं करके। तो बहुत पहले से चीजों को बता दिया गया है। क्योंकि हम लोग अभी साइंस के युग में जी रहे, तो हम हर चीज को क्या करते हैं, वैज्ञानिक कसौटी में तोलते हैं। यस, ये ठीक है विज्ञान की दृष्टि से, तो चलो किया जाए करके। तो ये जो मेडिटेशन हैज बीन टूल एज ए ट्रेन टू द माइंड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। और जैसे संदीप भाई ने बोला भी कि अब वो समय आ गया है कि आपके पास दो चॉइस रहेगा, मेडिटेशन और मेडिकेशन। चॉइस इज योर। कोरोना आप देख रहे हैं जैसे फैला हुआ है, हर व्यक्ति चिंता में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। तो अल्टीमेटली आपको आज नहीं कल ध्यान की शरण में आना पड़ेगा, इतना तो श्योर है। अगर ध्यान की शरण में नहीं आएंगे तो मेडिकेशन की शरण में आ जाएंगे, है ना, वो आपके ऊपर चॉइस है। तो इस तरह के जो होलिस्टिक जो हेल्थ है, इसका आने वाले समय पर निश्चित ही बहुत ज्यादा स्कोप देखा जा रहा है। क्योंकि इसमें भी एक दिक्कत है, ध्यान के जो बहुत सारे प्रकार हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है उसमें, कोई बोलते ये ध्यान कर लो, कोई बोलते वो ध्यान कर लो। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये डाइवर्सिटी को हम कम करें तो वो जो न्यूरल सर्किट से सारे ध्यान, जितने भी ध्यान की विधियां हैं अभी तक जो आप लोग जानते हैं, वो सारे ध्यान की विधियों पर जो न्यूरल सर्किट्स मतलब ब्रेन के कौन कौन से जो हिस्से हैं जिसपे उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फोकस, अटेंशन मेडिटेशन, ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन, कंप्रेशन मेडिटेशन एंड द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशंस। तो ये मुख्य रूप से ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरल सर्किट्स when we are performing the meditations, so it can be divided on the different sections. देखिए, आप सब जानते हैं फोकस अटेंशन मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। यदि आप बैठे हुए हैं और किसी भी एक चीज पर आप फोकस कर लें, चाहे किसी भी वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर आप यदि फोकस कर ले, तो उसको बोला गया है फोकस अटेंशन मेडिटेशन।
तो जैसे कि आप यदि श्वास पर ही अपना ध्यान ले आए, तो जब श्वास पर आप ध्यान ले आएंगे तो वह एक प्रकार हो गया। तो वैसे ही बहुत सारे विधियां हैं फोकस अटेंशन मेडिटेशन का। यदि मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन करवा रहा हूं तो आप मेरी साउंड्स पर अपना कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो वो फोकस अटेंशन मेडिटेशन हो गया। यदि आप रुद्राक्ष का माला धारण कर लिए हैं और जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इट इज अगेन द वैरायटी ऑफ द फोकस अटेंशन मेडिटेशन। राजयोग में जैसे हम किसी पर्टिकुलर लाइट पर फोकस करते हैं, त्राटक धारणा, फोकस अटेंशन मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है धारणा। पतंजलि का जो अष्टांगिक योग है उसमें धारणा, पहला एक अंतरंग योगा में धारणा आता है, फिर ध्यान आता है। तो धारणा इज ए पार्ट ऑफ दैट दिस फोकस अटेंशन मेडिटेशन। देखिए, एक न्यूली मेडिटेटर व्यक्ति है, उसने जैसे ही अपने श्वास पर ध्यान दिया, हमने उसको बोला आप शांत बैठ जाइए, अपना सारा ध्यान अपने श्वास पे ले आइए। तो जैसे ही वो सांस पे ध्यान देता है तो हो सकता है प्रारंभिक अवस्था पर उसका ध्यान श्वास पर जाए, फिर कुछ देर के बाद में वो ध्यान उसका भटक जाए और भटकने के पश्चात उसका जो अवस्था जिसको बोलते हैं माइंड वांडरिंग फेज पे आ जाए, मतलब जिसको बोलते हैं विचरण की अवस्था। फिर वो अवेयर होगा, अवेयर होने के बाद में वो उस माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा फोकस पर। So this is the important, you can say, this is all the important things, the cognitive, basic cognitive models when we are performing the any focus attention meditations. So first is the focus, okay, mind wandering, then you aware, then shift, and then again focus. कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैज्ञानिकों ने इस चीज को देखा कि ये जो ध्यान की जो विभिन्न स्थितियां हैं उसको उन्हें एफएमआरआई में इनकल्ट्रेट करके देखा, तो उन्होंने पाया कि जब व्यक्ति फोकस अवस्था पे रहता है तो उसका डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर एक्टिविटी मिलती है, और जैसे ही व्यक्ति माइंड वॉन्डरिंग अवस्था में पहुंचता है, जिसको बोलते हैं चंचला, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट मतलब चंचला अवस्था, तो उस पर यह देखा गया है कि पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी मिलती है। फिर जैसे ही वो अवेयर हो जाता है कि मेरा दिमाग विचरण कर रहा है और वो अवेयर होता है और उसको फोकस करने की कोशिश करता, शिफ्ट करने की कोशिश करता है अगेन ब्रेथ पर, तो उसके बाद यह देखा गया कि एंटीरियर इंसुलर कॉर्टेक्स, डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये चार अवस्था मुख्य रूप से देखी गई है जो कि फोकस अटेंशन मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक बिगिनर जब ये ध्यान प्रारंभ करता है, सो स्टार्टिंग की अवस्था पर जब वो फोकस में रहता है तो डॉर्सोलेटरल पे उसकी एक्टिविटी मिलती है, और जैसे ही उसकी माइंड वॉन्डरिंग फेज पे जाती है तो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, सिंगुलेट कॉर्टेक्स पे एक्टिविटी मिलती है। तो ये सारे जो न्यूरल एक्टिवेशंस हैं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि आप कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं तो आपकी डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम होती जाएगी। एक चीज यहां पे समझने योग्य बात यह है कि जो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एमेग्डालाइट बॉडी से होती है, तो जैसे जैसे वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे प्रीफ्रंटल एमेग्डालाइट सर्किट्स जिसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। अब ये बात आती है कि ये जो चेंजेस जो मैंने आपको बताया कि कितना दिन में आएगा चेंजेस, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है। आप आज किए ध्यान और बोले साहब ये चेंज नहीं आ रहा है मेरे ब्रेन में, एक दिन में नहीं आएगा चेंज। कम से कम आपको 8 हफ्ता 8 वीक इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट
20-minute meditations for the 8 weeks, then you will think some changes which are occurring on your brain. 8 हफ्ता लगातार आपको ध्यान करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब हम कुआं से पानी निकालते थे तो निशान पड़ जाता था, यस। तो उसी तरह से जो ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है उसको आपको समझना पड़ेगी, उस कनेक्टिविटी को कमजोर करना है। ब्रेन पर 2 चीजें ही होती है, एक कनेक्टिविटी होती है और एक एक्टिविटी होती है। तो आपको जिस एरिया की एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उससे जो स्ट्रक्चर जिनका कनेक्शन रहता है वो बढ़ेगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वी शुड रिक्वायर फॉर द रेगुलर continuous meditation for the long times, at least 8 weeks is required to the continuous to change this all the changes whatever we have to talk about, that the circuitries which are related with the prefrontal amygdala circuitry. So that's the very important things. That is the ultimate result of this you can say the focus attention meditations. Now there are the different circuits which are related with the meditation. So as the attentive circuits which are having the two parts, central executive networks and the silent networks, and another is the default mode circuits. So these are the important circuits here. A default mode hota kya hai? Default mode is an interconnected group of brain structures which includes the ventral, middle prefrontal cortex, posterior prefrontal cortex, the posterior cingulate cortex, the precuneus. ऐसा देखा गया है कि अब जितने भी वैरायटी के जो मेडिटेशंस होते हैं वो सारे के सारे मेडिटेशन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देते। और आप यदि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उसके बारे में बताएंगे कि जो वेंट्रोमिडल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, प्रीक्यूनियस है, उसकी कनेक्टिविटी रहती है हिप्पोकैम्पस पर, एमिग्डालाइड पर। ये दोनों बहुत बड़े कल्पिट एरिया होते हैं बॉडी के, तो इसकी कनेक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो डिफॉल्ट मोड, अच्छा रिसर्च इस पे क्या बोलता है वो हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चित्र समझाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे। जैसे ये बाबू है, बाबू पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बाबू के दिमाग में क्या चल रहा है? वीडियो गेम चल रहा है। उसके पापा ने उसको डांट के बोला बाबू पढ़ाई कर लो तुम। बाबू पढ़ने को तो बैठ गया है, लेकिन उसके दिमाग में विचार क्या चल रहा है? वीडियो गेम, वीडियो गेम। इधर ये है, देखो बाबू खड़े हो, ये हाँ मैं इसके बारे में बता रहा था। तो इसको मैंने बोला कि पढ़ाई कर लो, तो इसके दिमाग में चल रहा है वीडियो गेम, ठीक है। अब उसको बोलेंगे माइंड वॉन्डरिंग स्टेज। अब माइंड वॉन्डरिंग स्टेज के बाद में क्या होता है? जब भी माइंड वॉन्डरिंग स्टेज होगा तो आप देख रहे हैं कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और इमोशनल रिस्पॉन्सेस रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके वजह से जो एमिग्डालाइड बॉडी हो और आज नहीं तो कल एंजाइटी, डिप्रेशन समस्याओं से वो जूझ सकता है, क्योंकि जब भी पढ़ाओ दिमाग में तो वीडियो गेम चलता रहता है। पापा ने डांट के पढ़ाने के लिए बैठा दिया है, करे तो करे क्या, कोई उपचार है नहीं, लेकिन दिमाग में चल रहा है वीडियो। अब देखिए जो अटेंटिव मेडिटेशन जो होता है, अटेंटिव सर्किट्स होते हैं, उसमें यह देखा गया है कि जो अटेंटिव सर्किट्स हैं वो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से मिलकर बनता है। ये सारे जो एरिया दिख रहे हैं, और सर्किट्स को बोला गया है फ्रंटो पैराइटल सर्किट्स। तो अब ये दूसरा आप देखिए एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई है, प्रेजेंस अवस्था जिसको बोलते हैं, मनुष्य के दिमाग की, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हमेशा कि हमेशा प्रेजेंस में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान का मतलब ही यही है कि जब भी आप वर्तमान पर रहेंगे तो फ्रंटो पैराइटल सर्किट्स आपकी एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, मतलब प्री फ्रंटल जो एमिग्डालाइड सर्किट वो कमजोर होते जाएगी आपका। तो डीएक्टिवेशन ऑफ दी फ्रंटो एमिग्डालाइड सर्किट्स, सिर्फ आप अटेंशन ही रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। देखिए इस पर रिसर्च क्या बोलता है, ये जो रिसर्च डिफरेंट जो रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं इसमें यह बोलते हैं कि कंसीडरिंग द रिसेंट एविडेंस दैट इंक्रीज द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जितनी ज्यादा आपकी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स मतलब
पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, आपके ये जो सर्किट्स है वो इन्वॉल्व होंगी तो निगेटिव मेंटल आउटकम आएगा आपका। और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सर्किट्स इन्वॉल्व रेंजिंग फ्रॉम द अटेंशनल लैप्स टू द क्लिनिकल डिसऑर्डर्स लाइक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर डिसीज भी होता है लोगों को यदि वो बार बार उनका दिमाग भटकता है तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको अटेंशन रखना है 24 आवर्स, जिससे कि आपका जो माइंड है एटलीस्ट ये सारी जो बीमारियां हैं जो कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण देखी गई है वो उस पर ना आए। अब दूसरा जो प्रकार है मेडिटेशन का, जैसे कि हमने बताया कि पहला जो प्रकार बताया फोकस अटेंशन मेडिटेशन, दूसरा है ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। तो इसमें और फोकस अटेंशन मेडिटेशन में अंतर क्या है? इसमें क्या है, आपको अवेयर तो रहना है, लेकिन आपको इसमें क्या है कि विदाउट जजमेंट अटैचमेंट्स आपको अवेयर रहना है। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग द अटेंशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी कीप माइंड ओपन एंड मॉनिटरिंग टू डू ऑल द एक्सपीरियंसेस, योर थॉट, इमोशन, बॉडी अवेयरनेस। उसमें आप किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आप अवेयरनेस थे, इसमें विदाउट जजमेंटल आपको जस्ट देखते रहना, साक्षी भाव। जैसे आपने सुना होगा ध्यान पर कई बार ध्यान के समय टीचर्स लोग यूज करते हैं, साक्षी भाव हो जाइए, साक्षी भाव हो जाइए। तो ये साक्षी भाव का मतलब है ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। और डिफरेंट रिसर्च में यह पाया गया है कि जो ब्रेन सर्किट्स जो अटेंटिव मेडिटेशन में थे वो जो डिफरेंस थे ये आपके ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन में। तो इसमें देखा गया है कि कौन कौन से डिफरेंट ध्यान की जो अवस्थाएं होती है। तो विपश्यना मेडिटेशन है, सहज समाधि ध्यान है, सहज मेडिटेशन है, ये सारे ओपन मेडिटेशन मॉनिटरिंग मेडिटेशन की वैरायटी में आते हैं। अब देखिए इसमें कि जो न्यूरल सर्किट्स थे, आपने ये देखा कि जब पर्टिकुलर आपने ओपन फोकस अटेंशन मेडिटेशन जब आप कर रहे थे तो उस समय जो एक्टिविटी आपको मिल रही थी उसमें जो जो एक्टिविटी मिलती है वो एक्टिविटी आपके फोकस ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन पे नहीं मिलती है। ताकि फोकस अटेंशन में डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा मिल रही थी, लेकिन ओपन मॉनिटरिंग में उसकी एक्टिविटी नहीं मिलती है। इसके अलावा फोकस अटेंशन मॉनिटरिंग जो मेडिटेशन है, इट रिजल्ट्स but this open monitoring meditation will not show such type of activity on this intercingulate cortex and the insular cortex. Focus attention is also associated with the increase with the right dorsolateral prefrontal cortex activity and the connectivity to the right insula, which has not been seen in the open mind. मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि डिफरेंट जो मेडिटेशन है, सारे मेडिटेशन के इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं ब्रेन पर और उसको उसके आधार पर हम क्लिनिकली यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि फोकस जो अटेंशन मेडिटेशन है उसका बेनिफिट्स कहां पर है। तो देखिए जो फोकस अटेंशन मेडिटेशन है, एक हमारे ब्रेन पर ऑटोग्राफिक मेमोरी एरिया होता है और ये ऑटोग्राफिक मेमोरी एरिया मेमोरी सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट करता है जो ऑल दी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आइदर इट मे बी द बैड एक्सपीरियंसेस और गुड एक्सपीरियंसेस, वो सारे को कलेक्ट करता है। और ये जो एरिया है जो हब है जिसको हम लोग ऑटोग्राफिक मेमोरी हब कहते हैं, तो ये जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स इसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं वो है मीडियल वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मीडियल लेटरल टेम्पोरल कॉर्टेक्स, टेम्पोरोपैराइटल जंक्शंस, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये सारे एरिया हैं जो उसमें इनकल्टेड रहते हैं। और यह देखा गया है कि जब आप साक्षी भाव का ध्यान करते हैं, साक्षी भाव का ध्यान, तो ये सारे जो एरिया हैं जो ऑटोग्राफिक मेमोरी एरिया हैं उस पर यह पाया गया है कि ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन इंप्रूव द एबिलिटी टू डिटैच फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस सच एज ऑटोग्राफिक मेमोरी स्ट्रक्चर्स। तो यदि क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कभी किसी को हम ध्यान में बैठाते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि ध्यान को भी हम ऐसे अगर थेरेपी रूप में यूज करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, उसका विचार कैसे है, उसके आधार पर ही उसका ध्यान बताया जाएगा। तो ये ओपन जो मॉनिटरिंग मेडिटेशन है इसमें डिटेचमेंट क्वालिटी बढ़ जाती है आपकी, आप सबसे डिटेच होना शुरू हो जाते हैं। अगला ध्यान है कंपैशन मेडिटेशन।
देखिए इसमें मैंने एक चित्र दिखाया है कि कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, आप जब अपने दिमाग में अच्छे विचारों को डालना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक उगार है कल्टीवेट करना, कल्टीवेशन ऑफ द गुड थॉट्स ऑन द ब्रेन। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया मा भद्राणि पश्यन्तु। आप सबके प्रति अच्छा भाव रखें, सबको कल्याण हो करके। तो यदि आप अच्छा भाव अपने अंदर रखते हैं, कल्टीवेट करते हैं ब्रेन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो निगेटिव जो एरिया है, जो थॉट्स हैं, वो अपने आप धीरे धीरे ब्रेन में कम होने शुरू हो जाएंगे। आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। तो ये कंप्रेशन मेडिटेशन से आपको जो हायर लेवल की जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं करुणा, मुदिता, दया, क्षमा, प्रेम, है ना, जो आज की तारीख में बहुत कम मिल रहा है लोगों में, तो ये सारे जो हाई लेवल की जो कॉन्शियसनेस है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज क्या है कि जान रहे हैं कि जो समय चल रहा है बहुत ही प्रतिस्पर्धा समय चल रहा है, एक दूसरे पे जलस, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कॉमन चीज हो गए हैं, एकाग्रता की कमी। तो वो फोकस अटेंशन तक ठीक है, लेकिन ये जो हाई लेवल की जो कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए आपको, आपके अंदर जब कोई व्यक्ति दुखी हो तो आपको आपके अंदर दुखीपन आना चाहिए। तो उल्टा हो गया आज की तारीख में, कोई दुखी होता तो हम सुखी हो जाते हैं और कोई सुखी होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो समस्या जो हो रही है, इसको चेंज करने के लिए आपको कंपेशन की ओर जाना पड़ेगा, एक प्रेम भाव मुदिता की ओर जाना पड़ेगा। ये हाई लेवल की प्रैक्टिस होती है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पे रिसर्च क्या हुआ है कि 2 ग्रुप को लिया गया है, एक ग्रुप जो जिनको फोकस अटेंशन मेडिटेशन का प्रैक्टिस कराया गया और दूसरा ग्रुप को लविंग काइंडनेस जो मेडिटेशन का प्रैक्टिस कराया गया। और दोनों ही ग्रुप को जब लंबी अवस्था तक प्रैक्टिस कराने के बाद में दोनों ग्रुप को पहले हैप्पी पिक्चर दिखाया गया, फिर सैड पिक्चर दिखाया गया। आप समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं कि 2 ग्रुप लिया गया, एक ग्रुप जो फोकस अटेंशन मेडिटेशन का प्रैक्टिस किए थे और दूसरा ग्रुप जिन्होंने लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, सबके प्रति उनको एक ही चीज बोलते थे कि आप सबके प्रति अहोभाव से भरो, सबको कल्याण हो सोचते रहो आप। तो दोनों को जब स्टडी हुआ और दोनों को हैप्पी पिक्चर दिखाया गया, फिर बैड पिक्चर में कुछ भी दिखा सकते हैं, मार काट कुछ भी समझ रहे होंगे आप। तो उनकी इमोशनल प्रोसेसिंग को स्टडी की गई कि उनमें इमोशनल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो यह देखा गया कि जो फोकस अटेंशन जो मेडिटेशन जो किए थे उनमें लोअर इमोशनल रिएक्टिविटी मिली और हायर एक्टिविटी उनके लेफ्ट इंसुला पे मिली, जैसे कि हमने पहले बता चुका है आपको। और लविंग काइंडनेस मेडिटेशन वालों में जो इंक्रीज एक्टिविटी लेफ्ट एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और राइट इंफीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स से मिली और डीएक्टिवेशन इन दी एमेटिडाइट एक्टिविटी मिली लविंग काइंडनेस में जब उनको हैप्पी पिक्चर दिखाया गया। लेकिन जब उनको सैड पिक्चर दिखाया गया तो फोकस अटेंशन वाले लोगों ने स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी की है इंफीरियर सुपीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स पर और लविंग काइंडनेस वालों ने हाई एक्टिविटी शो किया लेफ्ट कॉर्डेट न्यूक्लियस और मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स पर। इसका मतलब यह हुआ है कि आप देखे होंगे कि हम जो बात करते हैं समता, योगा समत्वम उच्यते, एज दी भगवत गीता से, जब व्यक्ति समता में पहुंच जाता है तो आप उसको सुख और दुख से ऊपर पहुंच जाता है, जिसको बोलना चाहिए, जिसको बैलेंस माइंड की बात करते हैं। तो यह देखा गया कि जब व्यक्ति कंपेशन मेडिटेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो धीरे धीरे वो उस अवस्था को प्राप्त करता है और योगियों में उस अवस्था को तुरीय अवस्था बोला गया है। चेतना की एक अलग स्टेज बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ये कंपेशन से भी हाई लेवल की स्टेज होती है, तुरीय अवस्था बोलते गए हैं। तो जिस पर सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसको आप कोई भी चीज करते रहिए उसके साथ में, वो हमेशा सम बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ध्यान के बारे में यही बोला है, योग के बारे में यही बोला है कि योग एक ऐसी विद्या है जिसको आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के बाद में आप समता पे आ जाएंगे, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए कि आप फिजिकली बैलेंस हो, आप प्राणिक रूप से बैलेंस हो, आप मेंटली बैलेंस हो, इमोशनली बैलेंस हो, तभी आप एक अच्छे समाज की, एक अच्छे विश्व की कामना कर सकते हैं और एक आपके अंदर एक बहुत अच्छा डिवाइन थॉट्स भी आएंगे इस संसार को कल्याण के बारे में सोचने के लिए। क्योंकि बैलेंस व्यक्ति ही कोई भी आविष्कार कर सकता है, कोई भी इन्वेंशन कर सकता है, इम्बैलेंस तो समस्या ही पैदा कर सकता है।
तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, तो when we are performing the regular practice, so whatever the brain structures which are present on the brain, some part their activity will show, some part they show the deactivity, and also the connectivity in between the two part of the brain structures, they will also show the particular the insular cortex. तो यह देखा गया है कि एक नया टर्म्स आज की तारीख में यूज हुआ है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मींस the structures of the brain functionally, biochemically, and anatomically, they change if you adopted the healthy lifestyle in response to the meditations. So definitely ये चीजें आजकल बहुत रिसर्च हो रही है इस पर, न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर. So lastly, take home message from my all the talks, different meditation style, they will activate the different structures of the prefrontal cortex, and the regular activity of the meditations improve the functional connectivity of brain structures. तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं अगेन देना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया और मेरी बातों को सुनने के लिए आपने आमंत्रित किया. तो मैं डॉक्टर रंजन जी का, डॉक्टर संदीप जी का और उनकी पूरी स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ टीम का बहुत बहुत आभारी हूं कि जो भी मैं शेयर कर पाया, जो मैं समझ पाया, ताकि समय तो बहुत रहता है इसमें अपन बात कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ब्रीफ जो जानकारी दी. बहुत बहुत धन्यवाद. फोर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन पर आपने बातें कही. इन ऑल्दो आप काफी आपने बातें बताई, डिस्पाइट बीइंग में एमबीबीएस, तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की बातें थोड़ी थोड़ी याद आई, लेकिन ज्यादा सिंगुलेट कॉर्टेक्स और एमिगडाला तक तो कनेक्टिविटी बन रही थी, लेकिन जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और वेंट्रोमीडियल टेम्पोरल कॉर्टेक्स की बात है तो फिर समझना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है. राठौर सर, द क्वेश्चन, आपने जब 4 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन की बात की, तो फिर विदाउट पीपीटी क्या सिंपल लैंग्वेज में आप बता पाएंगे कि कौन से मेडिटेशन से कौन सी क्वालिटी बढ़ती है? यू हैव टू अनम्यूट सर. आप म्यूट पे हैं. यदि आप फोकस अटेंशन मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रेन में एकाग्रता वाला जो एरिया है वो बढ़ता है. और यदि आप ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन करते हैं, जिसको अपन साक्षी भाव वाला ध्यान करते हैं, तो आपके ब्रेन में वो एरिया की एक्टिविटी बढ़ती है जिसमें डिटेचमेंट की क्वालिटी आती है.